तुम दोनों क्या उठक पटक कर रहे हो? आज ये लोग कौन थे जिन्हें तुम घर दिखा रहे थे? अम्मा, मुझे अब अमेरिका में नौकरी मिल गई है और साथ में पारुल को भी बाद में नौकरी मिलने के चांसेस हैं, तो हम दोनों अमेरिका जा रहे हैं। और अभी मुन्ना छोटा है तो उसको भी वहाँ नर्सरी में एडमिशन मिल जाएगा, इसलिए हमने यह घर बेचने का फैसला किया है। ये लोग घर देखकर फाइनल करने आए थे। कल्याणी जी को एक बारगी तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये नरेश कह क्या रहा है। वह कुछ पूछती उसके पहले ही नरेश ने फिर कहा, हम आपको भी साथ लेकर चलते, लेकिन अभी आपका पासपोर्ट और वीज़ा नहीं बना है और वहाँ का रहन सहन, वहाँ की भाषा आपको समझने में अभी मुश्किल होगी, इसलिए पहले हम दोनों चले जाते हैं, वहाँ देख कर आएंगे, उसके बाद आपको लेकर चलेंगे। लेकिन यह फैसला कब किया तुम लोगों ने? और अगर घर बेच दोगे तब मैं कहाँ रहूँगी? नरेश की बात खत्म हुई तो कल्याणी जी लड़खड़ा कर बोली। वह कुछ और कहना चाहती थी कि उसके पहले ही बहू पारुल बोल उठी, अम्मा जी, हम आपको यहाँ कहाँ छोड़कर जाएंगे, यही तो समस्या है, क्योंकि हम आपको बता ही नहीं पाए कि हमें यह घर क्यों बेचना पड़ा। अब मुश्किल से हम इस घर में 1 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते, तो हम सोच रहे थे कि अगर आप तब तक नैना दीदी के घर रह लेती तो जब तक हम अगली बार इंडिया आएंगे फिर आपको साथ लेकर जाएंगे। कल्याणी जी की समझ में नहीं आया कि यह दोनों अचानक कह क्या रहे हैं। नरेश ने किसकी अनुमति से घर बेचा? और घर बेचने से पहले उसने अपनी माँ से बताना भी उचित नहीं समझा। यही सब सोच सोच कर कल्याणी जी को रोना आ रहा था और आज उन्हें एकदम अकेला सा लग रहा था, क्योंकि अपने पति गिरधर जी अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर यह 2 मंजिला मकान खड़ा किए थे, यह सोचकर कि पूरा परिवार इकट्ठा रहेंगे और दामाद का भी आना जाना लगा रहेगा, इसलिए घर जितना बड़ा और हवादार हो उतना अच्छा। पर बेचारे अपने खून पसीने से निर्मित इस घर का सुख भोग नहीं पाए थे। मृत्यु उनको बहुत जल्दी बुलाकर ले गई थी। पति के देहांत होने के बाद उन्हें अपने बेटे नरेश का ही तो सहारा था और उसी के द्वारा छला जाना उनका मन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उन्होंने नरेश की बात मानकर ही तो यह घर उसके नाम किया था। यहाँ तक कि वसीयत का पक्का पेपर बनवाने और रजिस्ट्री करवाने में उनके अलग से 8-9 लाख रुपए खर्च हो गए थे। यह सब कानूनी बातें तो उन्हें बाद में उनकी बेटी नैना ने समझाया था कि अगर उन्होंने नरेश को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट की होती तब जल्दी से उन तक ट्रांसफ़र हो सकता था, वह कभी भी वसीयतनामा रद्द कर सकती थी। लेकिन नरेश भी बहुत चालाक था। उसने प्रॉपर्टी के पक्के पेपर बनवाकर रजिस्ट्री करवा ली थी ताकि वह आगे जाकर इस घर को बेच सके। तब भोली भाली कल्याणी जी इतना दावपेच कहाँ जानती थी, और कहाँ जानती थी कि उनका बेटा ही उनसे धोखा करेगा। तब तो नरेश कितनी मिन्नतें करके उनको मना रहा था कि अगर घर नरेश के नाम कर दिया जाए तो उसे अपने लोन में भी रियायत मिल जाएगी और साथ ही बहुत सारी चीज़ें लोन पर खरीद पाएगा। यहाँ तक कि पता नहीं नरेश ने उन्हें क्या क्या समझाया कि पर्सनल लोन है, ये लोन है, वो लोन है, आदि आदि और भी बहुत कुछ। और जब अंत में उसने उदास होकर जब यह कहा कि अम्मा, यह लोन लेने के लिए घर मेरे नाम होना बहुत ज़रूरी है, तब तो कुछ भावुकता में और कुछ नासमझी में कल्याणी जी ने घर नरेश के नाम कर दिया था। आखिर एक माँ का दिल था ना, जो अपने बच्चे को उदास नहीं देख सकती थी। लेकिन जब यहाँ बेटा ही छलिया था तो क्या कहा जा सकता था। बस यही एक गलती हो गई उनसे। उनका और उनके पति गिरधारी जी के सपनों का घर, जो कल्याणी जी ने भरोसा करके नरेश के नाम कर दिया, उसी से आज वे बेघर हुई जा रही थी। और अब उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था। उन्हें नहीं पता था कि नरेश इसके पीछे इतनी बड़ी चाल चलने वाला है। इतना ही नहीं, अब उनका बेटा नरेश और उनकी बहू पारुल चाह रहे थे कि वह अपनी इकलौती बेटी नैना के घर यानी नैना के ससुराल में जाकर रहें। 3 महीने पहले जब नैना यहाँ आई थी तो उसने 1-2 बार कल्याणी जी को कहा था कि माँ, आपको अपना घर नरेश भैया और पारुल भाभी के नाम नहीं करना था, क्योंकि मुझे इन दोनों की हरकतें कुछ संदिग्ध लग रही थीं। पर बेटे के प्रेम में अंधी कल्याणी जी को अपने बेटे की कोई गलती नजर नहीं आई थी।
उन्होंने इसे एक भाई बहन का स्वाभाविक ईर्ष्या और स्वाभाविक झगड़ा ही समझा था। जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तब नैना ने उन्हें सीधे सीधे भी कहा था, माँ ज़रा गौर कीजिए, मुझे भैया और भाभी की हरकतें बड़ी अजीब लग रही हैं। घर का कोई पेपर मुझे नहीं दिखा रहे हैं और भैया किसी अमेरिका में नौकरी लगने की बात भी कह रहे थे। मैं जब गई तो दोनों भैया और भाभी चुप हो गए। क्या आपको पता है कि हमारे घर से कोई बाहर अमेरिका जाने वाला है? क्योंकि कुछ लोग अभी आए थे जो वीज़ा और एड्रेस कंफर्म कर रहे थे, तो मुझे शक हुआ कि कहीं भैया की नौकरी इंडिया से बाहर तो नहीं लग रही। पर उस वक्त कल्याणी जी ने पता नहीं कैसे नैना की बात पर उतना ध्यान नहीं दिया था और अब तीसरे ही महीने नैना की बात एकदम सही निकली थी। कुछ दिन इसी उहापोह में गुजर गए कि क्या करें क्या नहीं। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तब उन्होंने नैना को फोन लगाया और कल्याणी जी ने उसे सारी बातें धीमे स्वर में बताई। तब नैना ने उन्हें बहुत कुछ समझाया और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग करते हुए जो उन्हें कहा उससे कल्याणी जी की हिम्मत थोड़ी बढ़ी और उन्हें बहुत जल्दी अपनी बात नरेश से कहने का मौका भी मिल गया। अगले 2 दिन बाद ही नरेश ने उनसे कहा कि अम्मा अब आपने क्या सोचा है? कुछ दिनों के बाद आपको नैना दीदी के घर जाकर रहना पड़ेगा। यह बात आपने नैना दीदी को बताया है कि नहीं? और फिर ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नरेश और पारुल ने कभी नहीं की थी। कल्याणी जी कुछ देर सोचती रहीं, फिर उन्होंने नरेश और पारुल से कहा, वह तो ठीक है, लेकिन तुमने अपनी अमेरिका जाने की बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी? और यह मेरे अधिकार में है कि मैं तुम्हें और नैना को अपनी देखभाल करने के लिए कहूँ, क्योंकि सीनियर सिटीजन का एक अधिकार होता है। एक एक्ट मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन भी है, जिसके तहत यह है कि वृद्धावस्था में बुजुर्गों के बच्चे उनकी देखभाल करेंगे। नहीं तो मैं तुम्हें इस बात के लिए सावधान करना चाहूँगी कि एक तो तुमने मुझे भावुक करके दबाव देकर घर अपने नाम करा लिया और दूसरे मुझे बेसहारा छोड़कर जा रहे हो। इन दोनों ही बातों पर अगर मैंने वकील को बुलाया या मैंने कोर्ट कचहरी किया तो तुम दोनों को सजा होगी, बदनामी अलग से होगी। इसलिए या तो तुम लोग मुझे अपने साथ लेकर चलो या फिर कुछ भी करके यह घर फिर से मेरे नाम करो, या मैं वकील से मिलकर वसीयत रद्द करके फिर से घर अपने नाम करा सकती हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानती। नरेश चौंक गया। कदाचित उसने अपनी सीधी सादी अम्मा की इतनी सख्ती वाली आवाज़ वर्षों से नहीं सुनी थी। अब पारुल भी लड़खड़ाते हुए बोली, अम्मा जी आप ये क्या कह रही हैं? हम आपको वहाँ सेटल होते ही आकर के ले जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अब क्योंकि यह पारुल ने उनसे कहा था, इसलिए कल्याणी जी ने पारुल की तरफ मुखातिब होकर कहा, नहीं बहू, मुझे अब किसी की बात का कोई भरोसा नहीं। कोई कब बदल जाए समझना मुश्किल है। एक बात बताओ कि क्या तुम्हें भी अमेरिका में अभी नौकरी मिल गई है? नहीं माँ जी, मैं अभी नरेश के साथ वहाँ जाऊँगी, रहूँगी और फिर वहाँ देखभाल कर नौकरी के लिए कोशिश करूँगी। न जाने कैसे पारुल के मुंह से सही बात निकल गई। बस उस बात को कल्याणी जी ने पकड़ लिया। अब कल्याणी जी ने दृढ़ शब्दों में कहा, तो फिर ठीक है, अभी नरेश को कहो वह अकेले जाएगा और इस घर को अगर बेच दिया है तो कहीं किराए का घर लेगा। उसमें मैं, तुम और मुन्ना रहेंगे। फिर जब नरेश वापस आएगा तब तक तुम मेरा पासपोर्ट और वीज़ा बनवा देना। फिर हम तीनों नरेश के साथ चलेंगे और अगर नरेश तुम्हें और मुझे नहीं ले जाएगा तो हम यहीं रहेंगे और नरेश वहाँ नौकरी करेगा और प्रति माह पैसे भेजता रहेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। मैं इस बुढ़ापे में अपनी बेटी के ससुराल जाकर नहीं रहूंगी। और दूसरी बात है, इस घर में तुम लोगों ने नैना का कोई भी हिस्सा नहीं रहने दिया है, तो उस हिसाब से मेरी देखभाल का पूरा जिम्मा तुम लोगों पर बनता है। अब उनका स्वर पहले से कुछ ज्यादा दृढ़ था। उन्होंने एक एक बात पर गौर करते हुए जोर देते हुए कहा, नरेश और पारुल, तुम दोनों कान खोल कर सुन लो। मैं यह शहर और अपना यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर में मेरी आत्मा बसती है। मैं शादी के बाद से इसी घर में और इसी शहर में रहते आई हूँ। यहाँ के लोग मुझे पहचानते हैं। मैं यहाँ हर एक चीज से अपना जुड़ाव महसूस करती हूँ।
इसलिए तुम लोग कुछ भी करो, लेकिन मैं यह शहर छोड़कर नहीं जाऊंगी और यहाँ अकेले भी नहीं रहूंगी। नरेश और पारुल एकदम चुप हो गए थे। दोनों की चाल उन पर उल्टी पड़ गई थी। उन्हें एकदम समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अम्मा अपनी जगह बिल्कुल सही थी, लिहाजा नरेश को अम्मा जी की बात माननी पड़ी थी। अब तो वह घर बेच चुका था और दोबारा खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि घर बेचकर ही पैसे जुगाड़ करके उसने एक फ्लैट बुक किया था जो अम्मा को नहीं बताया था। अब थक हार कर उसे उस फ्लैट के बारे में बताना पड़ा और फिर नरेश कुछ नहीं कर पाया। उसे अम्मा की बात माननी ही पड़ी। पारुल, अम्मा और मुन्ना उस फ्लैट में शिफ्ट हो गए जो नरेश ने पहले ही खरीद लिया था और नरेश अकेले अमेरिका चला गया। अब कल्याणी जी बहुत खुश थी। यह सब उन्हें उनकी बेटी नैना ने ही समझाया था और आज उसके समझाए हुए एक एक बात को उन्होंने याद रखा था और बेटा बहू से तर्क संगत बात की थी, जिस वजह से वह दोनों उन्हें बुढ़ापे में अकेले छोड़कर नहीं गए। और एक तरह से उन्होंने नरेश और पारुल को सबक भी सिखाया था कि माँ के साथ धोखा करना और ऐसा वैसा करना अब संभव नहीं होगा, क्योंकि अब उसकी माँ सिर्फ उसकी माँ नहीं है, एक जिम्मेदार सीनियर सिटीजन भी है जिसे अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में पूरी जानकारी है। अब नरेश अच्छी तरह यह जानता था कि वह माँ को और मूर्ख नहीं बना सकता है। पारुल भी अब कल्याणी जी से खराब व्यवहार नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक जागरूक महिला ने अपने हित में आवाज उठाई थी और कानून भी उसके साथ था और उसके साथ थी उसकी प्यारी बेटी नैना। जानबूझकर कल्याणी जी ने नैना का नाम ज्यादा उजागर नहीं किया था। वह नहीं चाहती थी कि उसके बाद दोनों भाई बहन आपस में झगड़ें और एक दूसरे के प्रति मन में वैमनस्य रखें। अगर वह इस प्रकरण में नैना का नाम लेती तो पारुल और नरेश नैना से दूरी बना लेते और उनके जाने के बाद उनकी बेटी का मायका खत्म हो जाता। इसलिए उन्होंने यह सब बिल्कुल नहीं जाहिर होने दिया कि इस बारे में उन्होंने नैना से बात की है और नैना ने ही उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जानकारी दी है। दोस्तों, जब तक हम अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहते हैं, तब तक लोग हमारा गलत फायदा उठाते हैं। इसलिए हर इंसान को अपने अधिकारों के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। कम से कम बुजुर्गों को तो अपने हित में सोचना ही चाहिए, क्योंकि पैसा देखकर किसी की भी नीयत कभी भी बदल सकती है। जैसे नरेश और पारुल कल्याणी जी को मूर्ख बना रहे थे और नैना ने उन्हें जागरूक किया था, वैसे ही अगर आपके आसपास आपके घर में किसी बुजुर्ग के साथ अन्याय हो रहा है तो आप उसका जरूर साथ दीजिए और उनकी आवाज बनिए।